हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई बीएससी 4 सेमेस्टर केमिस्ट्री, जिसका नाम है हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस को वापस से रिस्टार्ट करते हैं। भाई अब तक हमने इस प्लेलिस्ट के यानी इस क्वेश्चन पेपर के 2 लेक्चर कर चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने शुरुआत के 20 क्वेश्चन यानी 20 क्वेश्चन करे थे। सेकंड लेक्चर में भी हमने 20 क्वेश्चन और करे थे, मतलब अब तक हमारे पास 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब पूरे अगर इस पेपर की बात करें तो हमारे पास 75 क्वेश्चन है ना। तो भाई 40 क्वेश्चन जब हमारे 2 लेक्चर में हो चुके हैं तो बाकी के जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है उसको हम आगे यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए भाई टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते। आपको पता है हमें करना क्या है सर, हमको करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस। और किस तरह से, हमें जितने भी क्वेश्चंस हमारे इस क्वेश्चन पेपर में दे रखे होंगे उनसे रिलेटेड जो भी हमारे पास, हम बोल सकते हैं कि इनसे रिलेटेड जो भी हमारे पास जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको करना है, किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, किस तरह से उसे सॉल्व करना है, वो सारी की सारी चीजें हम जानेंगे। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास ये था, हमने ये जाना था कि सर रिंग का साइज जितना कम होगा वहां पर सी डबल बॉन्ड ओ की फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा होगी। तो आंसर हमारे पास बी आया था, राइट। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास 41 है। चलो भाई टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते क्योंकि टाइम हमारे पास बिल्कुल भी ज्यादा है नहीं। वेस्ट करने के लिए तो एटलीस्ट नहीं है, पढ़ने के लिए जितना भी टाइम है हमारे पास, है ना। क्वेश्चन नंबर 41 हमसे ये करा है, हाउ मेनी पीएमआर सिग्नल गिवन बाय द गिवन कंपाउंड ए। ये हमारे पास एक ए कंपाउंड दे रखा है, इसमें बताना सर पीएमआर सिग्नल कितने होंगे। पीएमआर मतलब प्रोटॉन एनएमआर, प्रोटॉन एनएमआर होता ना, प्रोटॉन एनएमआर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस एनएमआर आपने पढ़ा होगा। और उसमें ये पूछा है कि बताओ इसमें कितने पीएमआर सिग्नल होंगे। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, जितने टाइप के हाइड्रोजन होंगे उतने टाइप के सिग्नल होंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पर बोलूं भाई हमारे पास एक रिंग है, ठीक है, ठीक है सर ये रिंग है हमारे पास, और इस रिंग की बात करें तो यहाँ पर लगा हुआ है सी, इससे लगा हुआ है डबल बॉन्ड ओ, और एक लगा हुआ है CH3। अच्छा रिंग पर अगर हम बात करें, इस पर हर एक कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है सर, हर कार्बन की वैलेंसी होती है हमारे पास 4। तो 1 2 3 4, इसकी तो 4 कंप्लीट है। इस पर भी एक हाइड्रोजन होगा, इधर भी एक हाइड्रोजन होगा, इधर भी एक हाइड्रोजन होगा, इधर भी एक हाइड्रोजन होगा, और इधर भी एक हाइड्रोजन। अब मैं आपसे ये कहूं कितने टाइप के हाइड्रोजन इसमें है सर, ये तीनों हाइड्रोजन को मैं ए टाइप मान लेता हूँ। एक टाइप के हाइड्रोजन तो ये हो गए तीनों के तीनों। अच्छा ये जो दोनों हाइड्रोजन है ये दोनों बी टाइप के हो जाएंगे, मतलब एक जैसे हैं, लेकिन इनसे तो अलग है ना भाई। ये कार्बन से 3 हाइड्रोजन लगाए, ये तो एक एक ही लगाए। अच्छा ये वाले जो हाइड्रोजन है दोनों, इनको हम सी नाम दे देते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन इनके जैसे नहीं है। आप कहेंगे सर क्यों? क्योंकि इन दोनों के बराबर COCH3, क्या इन दोनों के बराबर है? बिल्कुल नहीं है। तो ये दोनों अलग, ये दोनों अलग, और ये वाला जो है ये भी अलग है, इसको हम डी बोल देते हैं। तो ओवरऑल कितने टाइप के हाइड्रोजन हो गए सर? 1 2 3 4, सर 4 टाइप के हो गए। 4 टाइप के हो गए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। सर इसके सिग्नल भी कितने होंगे? 4। तो पीएमआर सिग्नल भी कितने मिलेंगे हमें? 4 मिलने वाले हैं। 1 2 3 4, करेक्ट है। तो जितने टाइप के हाइड्रोजन, सिग्नल भी उतने टाइप के ही मिलने वाले हैं। कंपाउंड आपको किसी भी तरह का कुछ भी बना के दिया जा सकता है, तो वहां पर आपको आंसर्स बताना है। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 41। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के साथ। ठीक है, कह रहा सर पिक आउट द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच बताना। ये आपका न्यूक्लियस दे रखा है, ठीक है, और इसका स्पिन स्पिन क्वांटम नंबर दे रखा है। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, कुछ चीजों की आपको मोस्टली जो पूछा जाता है वो 1s का पूछा जाएगा, इसका स्पिन क्वांटम नंबर हाफ होता है। और 12c का पूछा जाएगा, इसका भी स्पिन क्वांटम, सॉरी 12 नहीं 13c, 13c का पूछा जाएगा, इसका भी हाफ होता है। और आपको 14c का 14n का पूछा जाएगा, इसका 1 होता है। और 15n का पूछा जाता है, इसका हाफ होता है। ठीक है, इसका भी क्या होता है? हाफ होता है। इसके अलावा और भी यहाँ पर देखो भाई 17 हो 3/2, ये भी सही है बिल्कुल ठीक है। इसका भी ये होता है, इसका ये होता है, इसका हाँ। जो 15n है, 15n का एक्चुअली 1/2 होता है, 1 नहीं होता, तो ये गलत है। गलत मतलब इसने इनकरेक्ट ही पूछा ना, तो ऑप्शन डी हमारे पास सही ऑप्शन। ठीक है ना। तो ये कुछ आपके स्पिन क्वांटम नंबर है जो आपको याद रखने एनएमआर के बेस पर। जब हम एनएमआर स्टार्ट करेंगे वहां पर डिटेल इसकी सारी सारी चीजें को जानेंगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन को तरफ देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 43। देखो सिग्नल निकालने आनी चाहिए कुल मिलाकर। सिग्नल का एक क्वेश्चन आ चुका है,
दूसरा क्वेश्चन लो, फिर आ गया दूसरा क्वेश्चन, फिर आ गया हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी एनएमआर सिग्नल्स आर फाउंड इन साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोप्रोपीन। साइक्लोप्रोपेन क्या होता है? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड। सर ये क्या है? ये है साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, ये है साइक्लोप्रोपीन। कितने टाइप के हाइड्रोजन है उतने टाइप के सिग्नल मिल जाएंगे। अब देखो काउंट करके भी, ये दो हाइड्रोजन, ये दो हाइड्रोजन, ये दो हाइड्रोजन, सब एक जैसे। क्यों? क्योंकि इस CH2 से सर दो CH2, इस CH2 से सर दो CH2, इस CH2 से सर दो CH2, सारे के सारे हाइड्रोजन एक जैसे। तो सर कितने सिग्नल मिलेंगे? एक सिग्नल मिलेगा। इधर आओ सर, ये CH2, इसके अलावा और तो कोई CH2 है नहीं, तो एक टाइप का प्रोटॉन तो ये हो गया। अगर मैं बात करूं ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, इससे भी CH2 CH लगा है, इससे भी CH2 CH लगा है, सो दे ये दोनों एक जैसे हो गए। तो कितने सिग्नल मिलेंगे? एक ए टाइप का और एक बी टाइप का। टोटल नंबर ऑफ सिग्नल हो जाएंगे 2। तो साइक्लोप्रोपेन में एक, साइक्लोप्रोपीन में 2। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा अपने पास? सर ऑप्शन क्या हो जाएगा अपने पास? 1 and 2, 1 and 2, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्लियर? ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था भाई। एनएमआर से सिग्नल वाले क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से ना, इस चीज को ध्यान रखेंगे आप लोग। अब हमसे कहा गया है भाई, बताओ विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियस इज एनएमआर इनएक्टिव। इनएक्टिव का केस एक ही चीज याद रखनी है। इनएक्टिव के केस में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, और वो चीज ये है कि किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है और जो एटॉमिक नंबर होता है, ये दोनों अगर इवन हो गए, ये भी इवन है और ये भी इवन है, तो वो कंपाउंड आपका NMR इनएक्टिव हो जाएगा। NMR क्या हो जाएगा? इनएक्टिव। सर यहां देखो, ऑड ऑड, ये एक्टिव, ये इनएक्टिव नहीं हो सकता, ये इनएक्टिव नहीं होगा, ये एक्टिव होगा। इधर ऑड आ गया, ये इनएक्टिव नहीं हो सकता। इधर भी इवन है, इधर भी, दोनों तरफ इवन है, सर यही हमारे पास इनएक्टिव हो जाना। अच्छा एक और सिंपल तरीका बता रहा हूं, कोई भी हमारे पास एटॉमिक मास को ले लो, केवल किसको लो? एटॉमिक मास को लेना, और एटॉमिक मास को आप 4 से डिवाइड कर देना। 4 से डिवाइड, अगर वो कंप्लीटली डिवाइड हो गया, कंप्लीटली डिवाइड हो गया, सर वो NMR इनएक्टिव हो जाए। लो ट्रिक है ये आपके पास, बहुत अच्छी ट्रिक है, आपको कोई बताने वाला भी नहीं है। NMR इनएक्टिव हो जाएगा, मतलब आपको मास देखना है केवल। जैसे मैं मास देखूं यहाँ पर, मैं मास देखूं, चलो यहाँ पर क्या है भाई? 19 है, 19 4 से डायरेक्टली डिवाइड हो जाएगा? नहीं, पॉइंट में कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो सर ये तो एक्टिव रहेगा, ये क्या होगा? एक्टिव होगा। 17 भी डिवाइड नहीं हो सकता, सर एक्टिव होगा। 16 डिवाइड हो, 4 चौक 16 होता है, 4 4 16 होता है ना, बिल्कुल सर ये डिवाइड हो जाएगा, तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा? इनएक्टिव हो जाएगा। खत्म कहानी, खत्म कहानी। आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। ओके, आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। तो मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 44 आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 के पास। और क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहे थे? नंबर ऑफ सिग्नल गिवन बाय ए स्टार कंपाउंड। अरे कितने सारे सिग्नल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं भाई। सिग्नल जितने टाइप के हाइड्रोजन उतने टाइप के सिग्नल। ये बात बताओ, OH और तो कोई है नहीं, एक टाइप का हाइड्रोजन ये हो गया। CH2 और तो कोई है नहीं, एक टाइप का हाइड्रोजन ये हो गया। CH3 और तो कोई है नहीं, एक टाइप का हाइड्रोजन ये होगा। A B C कितने सिग्नल मिलेंगे? सर 3 मिलेंगे। 3 3 3, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। लो 3 सिग्नल हो, ऑप्शन सी हमारे पास बिल्कुल सही आंसर हो जाना है। इतनी बात क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 46, विच बॉन्ड हैज मैक्सिमम Vmax मतलब फ्रीक्वेंसी। ओके, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी होगी? NH CH OH SN OH की। अरे कल बताए तो थे भाई, जो लास्ट वाली क्लास थी उसमें बताए थे ना। लास्ट वाली क्लास में देखिए, लास्ट वाली क्लास में आ गया ये, देखिए CH की अगर हम बात करें, किसी भी CH की ले लो, 3100 से 3300 के बीच में उसकी रेंज लाई करेगी। CH की तो इतनी कर रही है। NH की 3500 के आसपास, OH की 3600 के आसपास, SH की 2500 के आसपास। सबसे ज्यादा किसकी होगी? सर सबसे ज्यादा होती है हमारे पास OH।
तो अगर हम फ्रीक्वेंसी की भी बात करें तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? सबसे ज्यादा होती है OH, उसके बाद NH, उसके बाद CH और लास्ट में आ जाएगा SH। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी की ऑर्डर होगा। सबसे आगे OH भाई सब आएंगे, यहां से देख लो भाई, सबसे ज्यादा किसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी? OH, ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है सर? विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज मैक्सिमम वेवलेंथ? सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी? आप सबको पता है सर, सबसे ज्यादा वेवलेंथ उसकी होती है जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है। और एनर्जी अगर मैं सबसे कम की बात करूं तो रेडियो वेव की एनर्जी सबसे कम होती है, इसलिए सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेडियो वेव की होगी। ऑप्शन सी हमारे पास हो जाए। सर हमको कैसे पता चलेगा किस वेव की एनर्जी ज्यादा है किसकी कम है? तो लो इतना याद रखो, CGX UV IMR, मतलब C मतलब कॉस्मिक, कॉस्मिक रे, G मतलब गामा रे, X मतलब एक्स रे, U मतलब अल्ट्रा वायलेट यानी कि UV बोल देता हूं डायरेक्ट, UV रे, V मतलब विजुअल, विजुअल रे, I मतलब IR वेव या IR रे, M मतलब माइक्रोवेव, माइक्रोवेव, R मतलब क्या हो जाएगा? R मतलब रेडियो वेव, रेडियो वेव। बस CGX UV IMR। आप इसमें आपको बस इतना याद रखना है कि आप कॉस्मिक से रेडियो की तरफ जाते हो तो इनकी जो एनर्जी है, इनकी जो एनर्जी है वो डिक्रीज करेगी, घटेगी भैया, क्या होगी? घटेगी, वो घटेगी, घटेगी, एनर्जी घटेगी। और एनर्जी घटेगी तो अगर हम पूछे वेवलेंथ, वेवलेंथ जिसको हम लैम्बडा से दिखाते हैं, वेवलेंथ क्या होगा? वेवलेंथ बढ़ेगी उसकी। ठीक है, वेवलेंथ क्या होगी? बढ़ेगी। बस इतना ध्यान। सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेडियो वेव, सबसे कम वेवलेंथ कॉस्मिक, सबसे ज्यादा एनर्जी कॉस्मिक, सबसे कम एनर्जी रेडियो वेव। आपको एनर्जी पूछे, वेवलेंथ पूछे, आप इजीली निकाल सकते हो। फ्रीक्वेंसी, जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, जिसकी एनर्जी ज्यादा उसका वेव नंबर ज्यादा, जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम होती है, बाकी सब ज्यादा होंगे। बस खत्म कहानी। इधर आ जाओ सर। सबसे उसने पूछा सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी? हम कहेंगे रेडियो वेव की होगी। वही तो आंसर है, रेडियो वेव की हो जाए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 48 पे पहुंचे भी। क्वेश्चन नंबर 48 हमसे क्या कह रहा है, जरा सुन लो इसके बारे में। वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करेगी? रिड्यूस मास, डायपोल मोमेंट, फोर्स। अरे सब पे करती भाई, सब पे करती है। सब पे कैसे सर? डायपोल मोमेंट पे तो करती ही करती है, क्योंकि डायपोल मोमेंट जीरो होगा तो फ्रीक्वेंसी अलग, डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होगा तो फ्रीक्वेंसी भी कुछ ना कुछ होएगी। तो कुल मिलाकर डायपोल मोमेंट तो करती है। इसके अलावा हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था फ्रीक्वेंसी का, न्यू इज इक्वल टू 1/2 रूट क्या था? K अपॉन म्यू। ये भी तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पूछा था, पढ़ा था भाई, है? या टू पाई मतलब 2πc कर सकते हो इधर, अगर सेंटीमीटर इनवर्स में लेना है तो K हमारे पास फोर्स कांस्टेंट होता है, फोर्स कांस्टेंट को कैसे दिखाते हैं? K से। म्यू हमारे पास रिड्यूस मास होता है, तो रिड्यूस मास पे भी डिपेंड कर रही है फ्रीक्वेंसी, फोर्स कांस्टेंट पे भी डिपेंड कर रही है, डायपोल मोमेंट पे तो करती है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 का। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा भाई द प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस इज स्टडीड इन, प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस जो होता है, प्रोटॉन मैग्नेटिक मतलब पीएमआर की बात कर रहा है, पीएमआर मतलब एनएमआर की बात कर रहा है, 1H एनएमआर इसको बोलते हैं, 1H एनएमआर की बात कर रहा है। क्या कह रहा है? किस में स्टडी करते हैं? माइक्रोवेव नहीं, माइक्रोवेव को रेडियो मतलब सॉरी क्या बोलते हैं, रोटेशनल, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टडी करते हैं माइक्रोवेव से। ठीक है ना, रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी हाँ यही यूज होती है एनएमआर के अंदर। अच्छा ये सारी की सारी चीजें मैं बता चुका हूं आपको। इंफ्रारेड IR यूज होती है हमारे पास वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। ठीक है, और विजुअल ये तो आपको पता है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी बोल सकते हो या फिर यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी बोल सकते हो। तो आपसे पूछा है एनएमआर, एनएमआर के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आपकी यूज होंगी। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 50
क्वेश्चन नंबर 50 हमसे कह रहा भाई, क्या कह रहा, फॉर द वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रम, वाइब्रेशन रमन आ गया, ठीक है, ऑफ ए हार होमो न्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, द सिलेक्शन रूल अंडर हार्मोनिक ऑसिलेटर होगा, हार्मोन लिख दिया उन्होंने, हार्मोनिक अप्रोक्सीमेशन है। तो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रम का सिलेक्शन रूल पूछा। देखो सिलेक्शन रूल का दोबारा क्वेश्चन आया है, एक लास्ट क्लास में भी आया था। वाइब्रेशन रमन याद रखो, देखो एक बार है कि नहीं, हमने लिखा था जी, बिल्कुल लिखा था। वाइब्रेशन रमन स्पेक्ट्रा का डेल्टा एन की वैल्यू +-1 होनी चाहिए, खत्म कहानी। देखो डेल्टा एन की वैल्यू, या डेल्टा एन या डेल्टा भी किसी से भी दिखा सकता है, क्या होनी चाहिए, +-1 ओनली, +-1 ओनली, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, खत्म। ओके, क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा था नंबर एंड IR एक्टिव वाइब्रेशनल मोड्स ऑफ CO2 मॉलिक्यूल आर। हाँ भाई ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है और ये मोस्ट ऑफ द केसेस में आपसे पूछा ही जाता है। देखो जब हम क्या निकालते हैं भाई, क्या निकालता है, क्या पूछा इसमें, वाइब्रेशन मोड्स, ओके। ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर हम टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम वो हमारे पास 3 × n के बराबर होती है, ठीक है ना। जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसको हमने 3 तरह से कैटेगराइज किया था, एक ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और हमारे पास क्या था, वाइब्रेशनल। अब ये डिपेंड करता है कि हमारे पास मॉलिक्यूल लीनियर है या फिर नॉन लीनियर है ना। तो यहाँ पर हमने वहां पर क्या बताया था कि अगर आपका लीनियर मॉलिक्यूल, ये आप हमसे पूछने की कोशिश ना करें, ये सारी की सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में बता चुका हूँ आपको, अगर लीनियर मॉलिक्यूल है तो वहां पर, ये तो आपको जस्ट रिवीजन टाइप से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, नॉन लीनियर में भी 3 होता है। रोटेशनल लीनियर को केवल 2 तरह से घुमाया जा सकता है, तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2, नॉन लीनियर को तीनों एक्सिस पे घुमा सकते हैं, 3 रहेंगे। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम लीनियर के अंदर ये टोटल 3n था, 5 खत्म हो गए तो 3n-5 होता है, और नॉन लीनियर में हमारे पास 3n-6 होता है। बस खत्म कहानी। हमसे पूछा गया है भाई CO2 के लिए, किसके लिए, CO2। अगर हम CO2 की बात करते हैं तो C++O++O ये हमारे पास रहता है, मतलब मॉलिक्यूल जो है हमारे पास कैसा है, लीनियर है। लीनियर है तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे 3n-5। देखो लीनियर के लिए क्या होता है वाइब्रेशन, 3n-5, और 3n-5 में जब हम लगाएंगे इसमें v = 3 × n कितने हैं, CO2 में एक कार्बन 2 ऑक्सीजन 3 हो गए, 3 × 3 - 5 कितना हो जाएगा, 3 3 9 - 5 दैट इज इक्वल टू 4। तो टोटल वाइब्रेशन मोड कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। और इसको करने के बाद ना डायरेक्टली आप आंसर 4 लगा दोगे, लेकिन वो हो जाएगा गलत। डायरेक्टली आंसर 4 नहीं हो सकता, क्योंकि उसने हमसे पूछा IR एक्टिव वाइब्रेशन मोड्स ऑफ CO2। भाई टोटल CO2 के जो मोड होते हैं, टोटल CO2 के जो मोड होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। लेकिन इनमें से ये 3 टाइप के होते हैं हमारे पास। एक होता है हमारे पास सिमेट्रिक मोड ऑफ वाइब्रेशन, एक होता है हमारे पास एसिमेट्रिक मोड ऑफ वाइब्रेशन, और एक होता है हमारे पास बेंडिंग मोड ऑफ वाइब्रेशन। ये 3 टाइप के मोड्स ऑफ वाइब्रेशन आपको मिलेंगे। तो इनमें अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई कितने सिमेट्रिक होते हैं, 1, कितने एसिमेट्रिक होते हैं, 1, कितने बेंडिंग होते हैं, 2। आपको अगर इस तरह से भी पूछा जाए ना, बताओ CO2 के अंदर कितने सिमेट्रिक मोड ऑफ वाइब्रेशन है, 1 है। सर कितने एसिमेट्रिक मोड ऑफ वाइब्रेशन है, 1 है। बेंडिंग में कितने हैं, 2 हैं। तो मैं आपको बता दूं एसिमेट्रिक और बेंडिंग ये हमारे पास IR एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, IR एक्टिव मोड्स ऑफ वाइब्रेशन है। लेकिन सिमेट्रिक जो होता है वो IR इनएक्टिव मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। तो उसने हमसे IR इनएक्टिव पूछा है, तो एक्टिव कितने, केवल 2 और 1, 3। तो इसका जो आंसर है, जो इसका सही आंसर है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर उसने IR एक्टिव बोल दिया है तो आपको आंसर 3 लगाना है। अगर वो IR एक्टिव ना बोलता, टोटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन बोलता, आप आंसर 4 लगाते। खत्म कहानी, बस इतना ही, डन। क्वेश्चन नंबर 52,
क्या कह रहा है भैया? क्वेश्चन नंबर 52 हमसे कह रहा है सर विच वन विल शो द एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन कौन दिखाएगा? एन मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड नहीं बनाते, राइट, मतलब कहना चाह रहा लोन पेयर के बारे में। ओके, पाई स्टार मतलब जहां पर पाई बॉन्ड हो, क्लियर है? ओके, हम बात करते हैं एल्कीन। एल्कीन मतलब सी डबल बॉन्ड सी। सर यहाँ पर कोई लोन पेयर होता है? नहीं, तो इसमें एन तो है नहीं, तो ये तो हो नहीं सकता। एल्काइन सी ट्रिपल बॉन्ड सी, यहाँ लोन पेयर होता है? नहीं, ये भी नहीं हो सकता। कार्बोनिल सी डबल बॉन्ड ओ, सर ऑक्सीजन के पास तो लोन पेयर होते हैं ना, बिल्कुल, तो ये एन भी है और पाई बॉन्ड भी है, इसलिए एन टू पाई स्टार किस में होगा? केवल और केवल सी ऑप्शन में ही होगा, दैट इज कार्बोनिल। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया। एन टू पाई स्टार पूछा है तो भाई पाई बॉन्ड भी होना चाहिए, पाई बॉन्ड तो है। एन मतलब लोन पेयर भी होनी चाहिए, लोन पेयर भी होता है ऑक्सीजन पे, खत्म कहानी। कार्बन पे होता नहीं, इसलिए एन की नहीं, इसका सही आंसर नहीं हो सकता। ओके, अब इसके बाद चलते हैं अगला। आगे क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 52 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 53 क्या करा भाई? रमन इफेक्ट इज, बताओ रमन इफेक्ट जो है वो इनइलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट है या इलास्टिक है? बाकी हो तो छोड़ ही दो, एब्जॉर्प्शन वगैरह कुछ नहीं। इनइलास्टिक है या इलास्टिक है? तो आपको बहुत अच्छे से जब हमने स्टार्ट किए थे तभी हमने कहा सर यही रमन इफेक्ट जो होता है भाई, बहुत बहुत बार एक्सपेरिमेंट कराने पर कोई कोई रिजल्ट मिलता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो फोटोन्स होते हैं वो इलास्टिक नेचर दिखाते हैं, कुछ कुछ होते हैं जो इनइलास्टिक दिखाते हैं, इसलिए तभी रमन इफेक्ट हमारे पास बहुत कम दिखाई देने को मिलता है। तो ये जो रमन इफेक्ट है वो हमारे पास एक इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है सर? इन रमन स्पेक्ट्रम द मिडिल लाइन इज कॉल्ड, मिडिल लाइन को क्या कहते हैं? रमन स्पेक्ट्रम को देखते हो ना, एक लाइन होती है हमारे पास मिडिल में, बाकी इधर और बाकी इधर, बीच वाली लाइन को हम बोलते हैं रिले लाइन, रिले लाइन कहते हैं, ठीक है। इधर वाली जो लाइन होती है उसको हम स्टॉक्स कहते हैं, इधर वाली को एंटी स्टॉक्स कहते हैं। जो लाइट आ रही है निकल के भी वही जा रही है, एनर्जी का कोई डिफरेंस नहीं हो रहा है, रिले लाइन है। सर एनर्जी बढ़ रही है, स्टॉक्स लाइन है, एनर्जी घट रही है, एंटी स्टॉक्स लाइन है। आप कहेंगे सर ये क्या है, मतलब डिटेल में जाना है, लेक्चर को देख लो भाई, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी को देख लो, इतनी बार हम बता रहे हैं आपको। अगर डिटेल जानना वहां जानो, यहाँ तो डिटेल करेंगे नहीं। हमसे पूछा भाई बताओ रमन स्पेक्ट्रम मिडिल लाइन क्या बताती है? मिडिल वाली सर रिले लाइन होती है, रिले लाइन होती है, ठीक है। ओके, अब हम कहते हैं अपना अगला क्वेश्चन, दैट इज 55। और क्वेश्चन नंबर 55 हमसे क्या करे? हाँ, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है भाई, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, इसको हम ESR कहते हैं, ESR, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस इज एन एग्जांपल ऑफ, किस चीज का एग्जांपल है, किस चीज का है? तो ये हमारे पास पाश्चन ब्रैकेट इफेक्ट। देखिए सुनिए, नॉर्मली किसी भी मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो वहां पर हमारे पास दो तरह का मोमेंटम होता है, एक को हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, एक हमारे पास स्पिन मोमेंटम होता है, ठीक है ना। स्पिन मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम दोनों एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कपलिंग करके काम करते हैं। अगर मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाता हूं तो हाई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया जाए तो इनका स्पिन एंगुलर मोमेंटम और जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है, स्पिन और एंगुलर, ये दोनों ब्रेक हो जाते हैं, इनकी कपलिंग ब्रेक हो जाती है। इस इफेक्ट को ही कहा जाता है पाश्चन ब्रैकेट इफेक्ट, और ये किसके अंदर होता है? ESR के अंदर होता है, इसलिए इसको ऑप्शन सी जो है हमारे पास सही ऑप्शन हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है इसलिए आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है सर? हाउ मेनी हाइपर फाइन लाइंस इन ESR स्पेक्ट्रम आर शोन बाई Mn+2। ओके, Mn+2 के अंदर, ठीक है। Mn+2 के लिए जो आपका क्या बोल सकता है, न्यूक्लियर क्वांटम नंबर होता है, न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर, वो 5/2 होता है। कितना होता है? 5/2। इसके लिए हाइपरफाइन लाइंस निकालनी तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 2Ni+1। ओके, फॉर्मूला फुट कर दो, 2 × n। Mn इसने बोला कितने Mn है, नहीं बोला तो आप एक मान के चलिए सर एक है, इंटू आई की वैल्यू 5/2 होती है, प्लस हो जाएगा 1, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 5 + 1 दैट इज इक्वल टू 6। आंसर हमारे पास 6, डी ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा कि सर Mn+2 के अंदर
जो हाइपर फाइन लाइंस हैं वो हमें कितनी दिखाई देंगी, 6 लाइंस दिखाई देंगी। क्लियर है? ओके, डन 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 डन। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा भैया हमसे, क्या कह रहा भाई, फॉर सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन लैम्बडा लाइज इन, अरे भाई किस में लाई करता लैम्बडा, तो मैं आपको बता दूं सिग्मा से सिग्मा स्टार की एनर्जी सबसे ज्यादा थी, बताई थी ना आपको, बताई थी भाई। सिग्मा टू सिग्मा स्टार की जो एनर्जी है, कहाँ गया, किधर बताई थी, यहाँ बताई थी, सबसे ज्यादा एनर्जी सिग्मा टू सिग्मा स्टार है। हाई एनर्जी मतलब ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है वो यूवी रीजन में लाई करता है, बाकी सब विजुअल में करेंगे, विजुअल थोड़ा सा आईआर की तरफ जाएंगे, लेकिन किस में करता है पूरा का पूरा, यूवी रीजन में। तो हाई एनर्जी है, और हाई एनर्जी तो कहां पर लाई करेगा, यूवी, ये हाई एनर्जी है ना, यूवी आईआर, विजुअल में सबसे ज्यादा हाई एनर्जी यूवी, फिर विजुअल फिर आईआर आता है, तो सबसे हाई एनर्जी यूवी रीजन में लाई, ठीक है, बस इतना याद रखना। इसको हालांकि क्लास में हम पढ़ा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 58 पे पहुंचे हम, और क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है हमसे, सर विच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज लोएस्ट इन एनर्जी, विच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कौन सी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी लो है, अरे बस सिग्मा की सबसे लो है, अभी तो जानी थी, देखी थी भाई, सबसे एनर्जी कम किसकी है, सिग्मा, सबसे कम एनर्जी सिग्मा की है। इसके बाद अरे क्वेश्चन खत्म हो गया, अरे ऐसे कैसे हो गया, क्वेश्चन तो हमारे पास 75 है ना, हाँ इसके कुछ क्वेश्चन शायद इस पीडीएफ में नहीं आ पाए ना, चलो बाकी अगले क्लास में करेंगे। हाँ जो भी क्वेश्चन हमारे पास बचे हैं इस पीडीएफ में शायद वो रह गए हैं, आ नहीं पाए कैसे भी करके, उनको अगली पीडीएफ में लेकर आपको उन क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है वो हम कराएंगे। फिलहाल आपसे बस एक ही उम्मीद रहेगी भाई कि हम आपके साथ मेहनत करना चाहते हैं, थोड़ी सी मेहनत आप भी कर लीजिए, मेहनत पढ़ने में तो हम चाहेंगे कि भाई आप अपने पढ़ने में मेहनत करिए ताकि आपको अच्छा लगे, और हमें भी कहीं ना कहीं, मैं डायरेक्ट नहीं देख पा रहा हूँ तो ऊपर वाला तो देख रहा है कि हमारी वजह से अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प होती है तो हमारे लिए बहुत कुछ है वो ना। और बस हम ये चाहते हैं कि आप हमारे लिए बस इतना कर सकते हो कि हमारे चैनल को, हमारे लेक्चर्स को एक दूसरे तक पहुंचा सकते हो, जिनको भी इन लेक्चर्स की ज़रूरत है, जिनको भी टॉपिक्स की ज़रूरत होती है, जिनको भी पढ़ना होता है, आप उन तक ये लेक्चर्स पहुँचाओ, जिससे कि हमें भी अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगे। चलते फिर मिलते हैं आपको अगले क्लास में, अगले नए लेक्चर में, नई एनर्जी के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू।